नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ आनंद कुमार हैं, सुपरिचित कथाकार, लेखक, पत्रकार, आचार्य और एक साथ कई सारे कलेवर इनके आप सभी ने देखे हैं। लेकिन आज इनको हम एक कानूनी विशेषज्ञ की हैसियत से लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? अभी ट्रंप ताऊ ने कुछ अवैध नागरिकों को, अमेरिका के अवैध नागरिकों को जो दुर्भाग्य से भारत से गए थे, उनको घर से निकाल दिया। इस पर यहां बहुत कोहर्रम मचा। कहा गया कि उनको हथकड़ी बेड़ी क्यों लगाई गई, उनको ससम्मान दही चीनी का टीका लगाकर और कुछ कपड़े वपड़े देकर दक्षिणा के साथ ट्रंप ताऊ ने क्यों नहीं विदा किया, या फिर मोदी जीवा ने यहां से विशेष विमान क्यों नहीं भेजा। एक टोटी चोर तो यहां तक बोल गए कि सरकार को उनके पैसे दे देने चाहिए, जो 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लगा के मेक्सिको के जंगलों से होते हुए और ब्राजील के की नदियों को फलांगते हुए 1.5 महीने में यहां से पहुंचे थे अमेरिका। उनके लिए टोटी चोर ने कहा कि सरकार में अगर दम है, हिम्मत है, तो उनके 50 लाख से 1 करोड़ तक वापस कर दे। इसके बाद हमारे यहाँ के राष्ट्रवादी लकड़बग्घे शेर चीते जो होते हैं, वो कहते हैं मोदी जी थोड़ा सा जो है ना सॉफ्ट हो गया है, अब मजा नहीं आ रहा है, योगी जीवा को लाओ। योगी जीवा जब आ जाएंगे तो फिर होगा कि ये भी सॉफ्ट हो गया है, दूसरे को लाओ। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट, सॉरी कट सुप्रीम कोर्ट नाम की वस्तु है। ये एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर रहने वाले प्राणियों के बारे में, जंतुओं के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है। ये कौन लोग हैं, इनकी डिग्रियां कहां हैं, ये कितने पढ़े लिखे होते हैं, ये कितने विद्वान होते हैं, ये सब आप कुछ नहीं जान सकते। क्योंकि आरटीआई का कानून, जिसके विशेषज्ञ फिर से एक बार आनंद जी हैं, आरटीआई का कानून इन पर लागू नहीं होता। पूरे देश में कोई भी नौकर हो, सरकारी गैर सरकारी, उसको अपनी संपत्ति का हिसाब देना पड़ता है, बाकायदा वेबसाइट पर लगाना पड़ता है। लेकिन इस इमारत के अंदर रहने वाले प्राणी इससे भी मुक्त हैं। और केवल 35-36 परिवारों के प्राणियों ने मिलकर 140 करोड़ भारतीयों की पूरी न्याय व्यवस्था पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा। क्योंकि जब भी उसको वैधता प्रदान करने की कोशिश की गई है, जब भी कहा गया कि भाई खुले मैदान से आओ, प्रतियोगिता के जरिए आओ, तो उन लोगों ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके उस पर अड़ंगा लगा दिया है। अब आप कहेंगे कि घुसपैठ की बात करते करते मैं कहा सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर मैं कहां से पहुंच गया? क्योंकि आज एक फैसला दिया है, उसमें उनको रोहिंग्याओं, वही रोहिंग्या जो दिल्ली में कभी हड़ताल कर देते हैं सीएए के नाम पर, जो कभी किसी की हत्या कर देते हैं, जो कभी लूट मार में लिप्त पाए जाते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित हो गया है। उसने सरकार को कह दिया है कि खबरदार, किसी बच्चे की शिक्षा में कोई रोक नहीं लगानी है। और इस पर और भी वो कुछ ज्ञान देंगे, कुछ बांचेंगे। लेकिन चलते हैं सीधे घोड़े के मुंह, सॉरी, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का भाई सीधा अनुवाद कर दिया, मतलब सीधा चलते हैं आनंद जी के पास। आनंद जी, पूरा लफड़ा बताइए। ये जो वोकिज्म देखिए जागता है इनके अंदर, वो क्या है और कैसे, ये को जरा बताइए। देखिए वोकिज्म जो जागता है तो वो इस तरह जागता है कि सबसे पहले जो है इसके लिए एक एनजीओ को तैयार किया जाता है। एनजीओ क्या करता है कि एनजीओ जाकर के याचिका लगाता है और एनजीओ याचिका लगा के कहता है कि रोहिंग्या के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हमसे तो देखा नहीं जा रहा। हम तो मानवाधिकारों के लिए काम करते हैं, हम तो सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फलाना चिलाना ढिमकाना, इन सब के लिए काम करते हैं। तो ये वोक लिबरल जो होता है ये अपने एनजीओ के जरिए एक याचिका लगाता है। याचिका पर सुनवाई करने के लिए इनकी साइड से जो वकील तैयार होता है वो वकील भी उसी जमात का होता है।
गिरोह से ही आपको जुड़ा हुआ मिल जाएगा। परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसा कि आपने बताया 35-36 ही परिवार हैं, तो उन 35-36 परिवारों में से ही कुछ में से उसका भी रिलेशन निकल आएगा अगर निकाला जाए तो। और जज साहब जो होते हैं वो तो ख़ैर होते ही हैं परिवार के। तो उसके बाद जज साहब क्या करते हैं, कहते हैं देखो ऐसा है कि 1990 में हुआ था ना, जो मामला हुआ था कश्मीरी हिंदुओं के साथ, वो तो 1990 में हुआ था ना, बहुत पुराना मामला है। हमारे पास इतना समय नहीं कि ऐसे मामलों पर हम लोग सुनवाई कर सकें। हमारे पास समय किसके लिए है? तो हमारे पास समय है रोहिंग्या पर सुनवाई करने के लिए। हम रोहिंग्या पर सुनवाई करेंगे। मतलब कितनी मज़ेदार बात है कि विदेशियों पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास समय होता है, लेकिन जो भारतीय हैं, कश्मीर के हिंदू हैं, उन पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं होता। तो यहाँ पर ये एक अजीब-सी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें जो पूरा आप संवाद सुनेंगे, जो जज और वकील का संवाद था, इसको जैसे बार एंड बेंच जैसे जो बहुत सारे ट्विटर हैंडल होते हैं, वो लोग ट्वीट करते रहते हैं, तो बहुत आसानी से इंटरनेट पे सर्च करके देखा जा सकता है। तो इसमें जो संवाद हो रहा था जज साहब और वकील साहब के बीच में, वो भी देखना बड़ा मज़ेदार है। तो इसमें मिलॉर्ड जो होते हैं, मिलॉर्ड कहते हैं कि अच्छा, अच्छा ऐसा हो गया। अरे रे 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 रे! रोहिंग्या सबके साथ ही ना अच्छा नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे ऐसा कर दिया? मिलॉर्ड को बड़ी शिकायत हो जाती है। तो फिर जो वकील साहब होते हैं कहते हैं, "नहीं-नहीं मिलॉर्ड ये तो सरकार ही ऐसी है, एकदम फासीवादी है, बताइए एकदम शोषण कर रखा है। रोहिंग्या का ऐसा शोषण करना उचित है क्या?" फिर मिलॉर्ड बताते हैं कि नहीं ऐसा करो, 10 दिन के अंदर वो सूची निकालो कि ये लोग कहाँ-कहाँ रह रहे हैं। कहाँ-कहाँ पर ये बसे हुए हैं, उसकी पूरी सूची निकालो और उस पूरी सूची को देख कर के हम लोग जो है ये तय करेंगे कि किस-किस स्कूल में उन लोगों को डाला जा सकता है और शिक्षा जो होती है बच्चों की वो बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। तो बच्चों की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सरकार प्रबंध करे, ये सरकार को आदेश दिया गया है। और आपको इसमें एक और भी मज़ेदार चीज़ देखने को मिलेगी। मज़ेदार चीज़ ये देखने की मिलेगी कि रोहिंग्या जो आते हैं भारत में, वो रोहिंग्या आते हैं बांग्लादेश के रास्ते से। बांग्लादेश से आए तो बंगाल पहुँचे, बंगाल से फिर बिहार आए, बिहार से यूपी गए, यूपी से हरियाणा वगैरह होते हुए दिल्ली, पंजाब वगैरह होते हुए ये लोग जम्मू तक में जाकर के बसे हुए हैं और जहाँ जो पुरानी सरकार थी जम्मू की, जिस समय जम्मू जो है वो राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो जिस समय वो राज्य हुआ करता था, उस समय वहाँ की जो मुस्लिम परस्त इस्लामिस्ट जो गवर्नमेंट्स थीं, उस इस्लामिस्ट गवर्नमेंट्स ने इनको पूरी जगह दे कर के रखी थी, इनको बसाने के लिए सारे तंबू वगैरह, उनकी बिजली की व्यवस्था हो उस कॉलोनी में, ये सारा कुछ इंतज़ाम जो है वो सब कुछ करके रखा था। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर पिछली जो सरकार थी दिल्ली की, तो दिल्ली में आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में जो सरकार थी वो बड़ी ही सेकुलर, लिबरल और तथाकथित एकदम प्रगतिशील थी, आंदोलनों से जन्मी थी, संविधान ही बदल देना चाहती थी। तो उन लोगों ने बाकायदा जगह बना करके और पूरी शेल्टर होम्स की, बिजली की, पानी की सारी व्यवस्थाएँ करके उन लोगों को दी थी। बिल्कुल दामाद की तरह इनको बिठा कर के रखा हुआ था और ये घुसपैठिए जो हैं ये हमारे देश में आकर के रहते हैं और इन घुसपैठियों के लिए वोकिज़्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट का माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का वोकिज़्म जो है वो जाग जाता है और वो कहते हैं कि अब इनकी शिक्षा की व्यवस्था भी जो है वो सरकार की ज़िम्मेदारी है, सरकार शिक्षा की व्यवस्था भी करे। एक तरफ हम लोग विश्व भर में देख रहे हैं कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास बहुत ही मज़ेदार जगह है भारत और इस पे हमको वीरदास ने जिसको पॉपुलर कर दिया था कि मैं 2 भारत में रहता हूँ, एक इंडिया है और एक भारत है। तो वीरदास ने जो कहा था अब हालाँकि दूसरी साइड का है लेकिन फिर भी उसी का कोट इस्तेमाल करना पड़ता है कि मैं भारत और इंडिया 2 जगहों पर रहता हूँ। मेरे भारत में जो है वो घुसपैठियों को भगाने की बात होती है और मेरा इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट जैसे वोक जमातों के ज़रिए मीलॉर्ड के आदेश से उन्हीं भगाए जाने योग्य घुसपैठियों को कह रहा है कि इनको स्कूलों में भर्ती करो, इनको शिक्षा दो और ये सब कुछ चल रहा है। जी। सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है दर्शकों श्रोताओं कि बच्चों को शिक्षा दो, तो इसमें कतई मत आइएगा कि वो मासूम बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित है। नहीं, वो दरअसल इन घुसपैठियों को पूरी वैधता देना चाहता है, क्योंकि अगर बच्चे रुकेंगे उनकी शिक्षा के लिए, उनको अगर डिपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों को माँ बाप से छीनना तो फिर एक
पीआईएल लगेगी आनंद जी, कि भाई बच्चों को ये तो देखिए ये ये नहीं फांसीवादी नहीं सरकार। ये सब जो पीआईएल आप सोच रहे हैं ना, ये सब पीआईएल बहुत मामूली है। आप ऐसे जी समझिए इसको। आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाया है, ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ही, जी गाड़ी चलाते होंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन सा कागज जरूरी होता है? सिर्फ एक कागज जरूरी होता है, बिल्कुल एसेंशियल कागज जिसको कहते हैं, वो होता है आपकी 10वीं पास होने का सर्टिफिकेट। तो अगर आपने जी भारत के किसी स्कूल से 10वीं पास की है, तो आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के और वहां से पहाड़ों पर चलाने का गाड़ी, जैसे अगर आप सोचेंगे कि पटना से अगर आप चाहें कि पहाड़ी क्षेत्रों पे गाड़ी चलाने का आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। जी उत्तराखंड में आप जाएँगे तभी आपको पहाड़ी क्षेत्रों से गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। तो अगर आपके पास भारत से जारी किया हुआ मैट्रिकुलेशन का सर्टिफ़िकेट है, 10वीं की मार्कशीट है, तो वो मार्कशीट लेकर के आप जाएँगे, वहाँ जमा करेंगे और उसके आधार पर आप वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे। इस तरह से आप और वहाँ पर जो ड्राइवर और बाकी सारा धंधा है, जिस पर कब्ज़ा जमाने की बात उत्तराखंड में हमेशा से, अभी हाल में आपने देखा होगा कि लंबे दौर तक इस पर हंगामा चला, तो वो सारा कुछ किया जा सके, इसका इंतज़ाम जी, इन्होंने कर दिया है। और उतना ही नहीं, उसके बाद आपको हिंदुओं के त्योहारों पर ट्रक वगैरह भी तो चलाना होगा, जैसे अभी तक यूरोप में चला रहे हैं हमारे भाई लोग, कि अचानक 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक के बीच उनका ट्रक प्रेम जागता है, कोई कहीं फ्रांस में भीड़ पर चढ़ा देता है, कोई जर्मनी में चढ़ा देता है, तो वो भारत में भी हो सके। सुप्रीम कोर्ट बड़ा अ, व्यापक दृष्टिकोण रखता है, विश्वव्यापी दृष्टिकोण रखता है, ग्लोबलाइजेशन का समर्थक है। इसलिए भारत में अब तक ट्रक क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि रोहिंग्या मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब, बाकी डॉट्स आप कनेक्ट कर लें, मुसलमान मतलब जिहादी, और जिहाद करेगा तो किसके खिलाफ करेगा? सबसे ज्यादा काफिर और सबसे परेशान करने वाली जमात जो है वो तो हिंदू है, क्योंकि सारे मिट गए, सनातन कैसे बचा हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट के वोक जमात को ये पसंद नहीं आ रहा है, और इसीलिए अगर बच्चों की शिक्षा को आप देंगे तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर उनके माँ बाप से आप उनको अलग करेंगे, सरकार अगर इस पर भी आमादा हो जाए, एक बहुत दूर की कौड़ी में लाता हूं आनंद जी, कि सरकार कहे कि ठीक है बच्चों को हम शिक्षा देंगे, इनके माँ बाप को डिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये आएगा कि ये फांसीवादी सरकार देखो देखो कैसे कर रही है, बच्चों को डिपोर्ट कर रही है। अब दूसरी बात, ये सरकार इतने दिनों से क्या भुट्टे तल रही है? भाई, असम में जब उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है, कुछ डिपोर्टेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो सकती है तमाम हंगामों के बाद, तो भारत सरकार पूरे मसले पर ये क्यों नहीं कर सकती है? और 10 साल से वो कर क्या रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को बार बार ऐसे मौके मिलते हैं। अमेरिका में भी वोकों की सरकार रही है 4 साल पहले तक, मतलब 4 साल तक रही है, अभी हाल हाल तक। उसके पहले ट्रंप महोदय आए थे, लेकिन उसके पहले भी वोक ही थे वहां, तो और तब भी। अभी भी आप देखेंगे कि अमेरिका में भी करीब-करीब सेम हरकत की गई है। अभी-अभी अमेरिका में आप देखेंगे तो आपको अमेरिका में भी नज़र आएगा कि एक संस्था की हेड को फायर कर दिया गया, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? तो वो बड़े-बड़े होटलों में ये जो घुसपैठिए हैं, वो रह सकें, इसके लिए होटलों को पैसा दे रही थी। मतलब पूरा-पूरा होटल बुक किया जा रहा था और उस होटल में ये लोग जो घुसपैठिए थे, वो आकर के रहते थे और ठहरे हुए थे, और कई-कई दिन से, महीनों से वो उन होटलों में रह करके और उसपे कब्ज़ा जमा करके उसमें बसे हुए थे, और उसके लिए सरकार पैसा दे रही थी। तो ये जो पैसा जारी कर रही थी बार-बार, तो उसे अभी आज सुबह की ही खबर थी, मतलब मेरे ख़्याल से कल हुआ होगा। भारत और वहाँ के तारीखों में थोड़ा-सा अंतर होता है, इसलिए बहुत पक्का-पक्का तारीख कह पाना मुश्किल हो रहा है अभी। लेकिन अभी-अभी उसे फायर किया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने करीब-करीब जो है वो $60 मिलियन के आस-पास जो है वो सिर्फ़ इसलिए निकाल कर के दिए थे ताकि उन होटलों का खर्चा दिया जा सके। तो उसी तर्ज पर ये यहाँ पर भी जो लोग जमाते हैं, वो आपके टैक्स के पैसे से चाहती है कि इन रोहिंग्या बच्चों को पढ़ाया जाए। भाई, हमारे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पूरा नहीं पढ़ रहा, उनको मिड डे मील के लिए मिल जाए सब कुछ सही-सही, वो पूरा नहीं पढ़ पढ़ रहा, और आप चाह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को जगह दें और उनको रहने दें। क्यों रहने दें भाई? अपने घर में रखो और जो भाई, ये और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जमात जो सुअरों की तरह पैदा करती चली जा रही है लगातार, उसके मुकाबले हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और इसके बाद आप कह रहे हैं
क्या ही अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो सो कॉल्ड मिलॉर्ड्स हैं, ये अपने अपने घरों में क्यों नहीं 15-20 रोहिंग्या को रखते हैं, और सरकार क्यों नहीं इनको कहती है कि इतने बड़े ऐसे इतने इतने आप बड़े-बड़े रखिए। जो बंगले हैं, इतने बड़े-बड़े जो बंगले हैं मिलॉर्ड लोग के, इतने बड़े-बड़े बंगले में मिलॉर्ड अकेले रह कर के क्या करेंगे? 2 लोग 3 लोग रह रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ा परिवार तो है नहीं इनका। तो इतने बड़े बंगले में बाकी के जो खाली कमरे हैं उसमें रख लें एक-एक परिवार को, हमारे सिर क्यों डाल रहे हैं? अ- अच्छा, अच्छा, ये सब कब हो रहा है? ये सब कब हो रहा है? वो देखिए कि एक वोक जमात की ही संस्था हुआ करती थी एम्नेस्टी इंटरनेशनल। तो जी। एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो कि वोक जमात की संस्था थी, उस एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 26-27 हिंदुओं को कत्ल कर दिया था बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों ने घेर करके, अपने साथ ही मतलब उनके साथ ही वो लोग भाग करके आए थे और उसमें जो मुस्लिम थे, उन मुसलमानों ने, मोहम्मडनों ने, जो हिंदू थे, उन सबको कत्ल कर दिया। और ये एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। तो ऐसे लोगों को ला करके बसाना और उनके बच्चों को शिक्षा देना, ऐसी मूर्खता का तो कोई हिसाब ही नहीं हो सकता है। मतलब पैदाइशी मूर्ख होते हैं वो लोग या कोई स्पेशल कोर्स करते हैं बाद में, उसके बाद ऐसे मूर्ख हो जाते हैं, ये तो एक अलग शोध का विषय है। नहीं, ये मूर्खता नहीं है सर, ये देशद्रोह है। और ये बहुत कुछ है जो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अभी अभी मैंने रणवीर अलाहाबादिया को और समय रैना को बहुत सारी गालियां दी हैं, तो मैं गाली नहीं दूंगा। लेकिन दर्शक और श्रोता अपने मिजाज से ये कर लें। दर्शकों, श्रोताओं, नहीं, इसमें इसमें हम देखिए, इसमें ये जो आपने इलाहाबादिया वाला आपने जो एक एंगल याद दिलाया ना, उसमें हम हमेशा कहते हैं कि भाई ये चीज़ें देखने और समझने के लिए आपको खुद जाकर के उनके साथ काम करना पड़ेगा और जो भी आरोप हो सकते हैं, वो सारे आरोप तो मेरे ऊपर लग जाएँगे क्योंकि हम तो उनके साथ रह के और उनके साथ काम करके और उसके बाद ये चीज़ें देख चुके हैं। कि ये लोग एग्ज़ैक्टली कैसे काम करते हैं और प्रक्रिया क्या होती है पूरी। तो ये बड़ी ही विचित्र सी दशा है हम लोगों की। ये हम लोगों की आँखों के सामने हो रहा है और हम लोग हैं कि इसको देखने तक के लिए तैयार नहीं है, समझने की बात तो छोड़ ही दीजिए। मतलब बिल्कुल आँख के सामने हो रहा है और हम लोग ज़बरदस्ती शुतुरमुर्ग की तरह या तो कह लीजिए कि रेत में सिर घुसा के बैठे हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग चलिए रेत का प्राणी है, दूर का प्राणी है, नहीं देखा होगा, तो कम से कम कबूतर तो देखा होगा। कबूतर जैसे बिल्ली को देख कर के आँख मूंद लेती है और सोचती है कि बिल्ली नहीं है, बिल्कुल उसी तरह कबूतर की तरह आँख मूंद करके बैठ गए हैं कि ये जो वोक जमातें कर रही हैं और इस ये जो रोहिंग्याज़ वगैरह के आने से होगा या बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने से होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में तक देख चुके हैं, जिस एक नन के साथ, वृद्ध नन के साथ 70 वर्ष के करीब की वृद्ध नन थी, उसके साथ बलात्कार होने के बाद जो है पूरे हिंदुओं पर आरोप लगाया गया था। बाद में पता चला था कि वो बलात्कार करने वाले कौन थे, तो वो 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। रोहिंग्या के साथ भी ऐसा ही होता हुआ दिख चुका है। कई जगह आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, वो बाद में पता चला है कि भारतीय नागरिक तो था ही नहीं, फर्जी क कागज़ बना कर के यहाँ पे रह रहा था। और ये सब देखने के बाद भी मिलॉर्ड इतने वोक हैं कि उनको लगता है कि हाय! इनके बच्चों का क्या होगा? अरे पैदाइशी टाइम बॉम्ब है वो, फटेगा। वो जो दर्शकों, फटेगा श्रोताओं, वो बिल्कुल होगा। इसी बात पर हम आज की ये बात खत्म करेंगे। ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सिंह, कौम समझते हैं? कौम लिथड़े हुए हैं, ये कौम में सने हुए हैं, कौम ही इनकी पहचान है। और जैसा कि आनंद जी ने कहा, टाइम बॉम्ब है ये। उनको आज सुप्रीम कोर्ट हमारे घरों में ठेलने पर आमादा है। केवल सरकार के बस की बात नहीं है, हर एक जगह पर। और इन तथाकथित न्यायाधीशों के चेहरे जब तक इनके काले लबादों जैसे रंग न दिए जाएं, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। इसलिए हर एक मंच पर, हर एक जगह पर, और इनको टैग करके इनको बराबर लिखिए। और मुझे तो खैर उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद इनको दौड़ा लिया जाएगा। लेकिन जब तक वह नहीं होता है, तब तक आपको हमको हर एक इस पर बताना है कि ये हमारे नौकर हैं। हाँ, सुनो जज साहेब, नौकर हैं आप हमारे, भारतीय जनता के, हमारे टैक्स से पलते हो तुम। इसलिए हमारे ऊपर जबरदस्ती कुछ थोपने की कोशिश न करो। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को यह बताने की जरूरत है कि हम आपसे असहमत हैं,
हम आपकी इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आप कल को हमारे घर में घुसपैठियों को घुसा रहे हैं, कल को कहेंगे कि हम अपना घर छोड़ दें। ये स्वीकार्य नहीं है और ये हमें बताना होगा। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। दर्शकों श्रोताओं, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे और तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।